हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल। बहुत स्वागत करते हैं आपका ज्ञानम के ऊपर। और आज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हमारे पंजाब जीके के रहे हैं हमारे मॉक टेस्ट के अंदर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, खालसा दीवान वाज ग्रुप ऑफ। वो कहता है जब खालसा दीवान बन रहा है उसमें मेंबर्स कौन कौन है आपके पास। तो आपका आंसर क्या है, सिंह सभा के जो मेंबर्स थे वो सारे के सारे खालसा दीवान के ग्रुप के मेंबर्स थे आपके पास। ठीक है, चलिए। द मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इज इन द स्टेट इज। देखो कई बार होता है ना, नाम ही काम कर देता है। तो होशियारपुर, तो होशियारपुर से आप याद भी रख सकते हैं कि सारे होशियारपुर में है। ठीक है, तो पढ़े लिखे ज्यादा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गुरुपुरब फेस्टिवल इज हेल्ड एवरी ईयर एट बटाला। कि बटाला के अंदर कौन सा गुरुपुरब फेस्टिवल जो हर साल मनाया जाता है, दैट इज बाबे दा व्याह। ठीक है, चलिए। हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू विन द साहित्य अकेडमी अवार्ड। वेरी फेमस पर्सनैलिटी क्लास, बहुत सारे इनके लिखे हुए कविताएं बड़ी फेमस हुई थी। ठीक है, इनके कई गीत भी बॉलीवुड के अंदर गाए गए हैं। दैट इज अमृता प्रीतम जी। इनके साथ एक बड़े महान शख्सियत का नाम भी जोड़ा जाता है। ठीक है, दैट इज साहिर लुधियानवी साहब। तो वेरी फेमस पर्सनैलिटी। तो पहली महिला थी भारत की जिन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया था, अमृता प्रीतम जी। हु अमंग द फॉलोइंग सिख गुरु अबॉलिश मसांद सिस्टम। ठीक है, अब ये भी देखो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मसांद सिस्टम को खत्म किया जा रहा है। जो बैप्टाइज कर रहे हैं, दसांद लिया करते थे, तो दिस वाज अबॉलिश्ड बाय योर गुरु गोबिंद सिंह जी। 10वीं बादशाही गुरु गोबिंद सिंह जी ने इसको एबॉलिश किया था। लव कुश ऑफ रामायण आर बिलीव टू बी बॉर्न इन। ठीक है, कि इनका जन्म हुआ कहां है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन है कि वाल्मीकि जी का आश्रम यहां पर कहां पर है, तो अमृतसर है। इनके नाम पे जो शहर बसा हुआ ना, दैट इज लाहौर। तो अमृतसर लाहौर पास पास ही है, तो वो थोड़ा सा माना जाता है ये टेरिटरी वही है जहां पर वो रहे हैं। उनके नाम पे शहर भी बस गया था, तो लाहौर इन्हीं के नाम पर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग एक्टेड एज द स्क्राइब टू राइट दमदमी बीर। स्क्राइब मतलब लिख कर देने वाला। ठीक है, तो भाई मणि सिंह जी जिन्होंने दमदमी बीर लिखा है आपके पास। नेक्स्ट, तिया वॉज हेल्ड इन द मंथ ऑफ, जिसे हम तीज भी बोल देते हैं। तो तीज का आपको पता ही होगा, सावन के झूले। ठीक है, तो तीज का त्योहार। विच डैम इज बिल्ट ऑन ब्यास रिवर। वेरी कॉमन क्वेश्चन, कई बार रिपीट हो चुका है पंजाब के अंदर। ठीक है, पोंग डैम जो आपका है वो ब्यास की नदी के ऊपर है। ठीक है, दल खालसा वॉज डिवाइडेड इनटू, दो दल बनाए गए थे, बुढ़ा दल एंड तरन दल। जो थोड़े से एज लोग हैं और जो यंग लोग हैं उनको बाइफरकेट किया गया था। ठीक है, कि कैसे स्ट्रेटेजीज बनानी है, कैसे लीड करना है, कैसे वॉर जीते जा सकते हैं। ऑफ द फॉलोइंग द नेम ऑफ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे पासिंग थ्रू पंजाब। वो कह रहा है पंजाब से पास करने वाला सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है। ठीक है, तो आपको ना ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मैं इसको आंसर के थ्रू डिस्कस करता हूं। आंसर NH44 है। NH44 आपका श्रीनगर से शुरू होकर कन्याकुमारी तक जाता है। अमृतसर से ये होते हुए आपका टच करता है अंबाला की बाउंड्रीज को, यानी ये पटियाला डिस्ट्रिक्ट राजपुरा में आके खत्म होता है। ठीक है, लॉन्गेस्ट हाईवे है पूरे वर्ल्ड का, इंडिया का। बट जो पंजाब से पास करने वाला सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे है वो आपका NH15 है बेसिकली। ठीक है, NH15 इज बेसिकली जहां से आपका ये वैसे अमृतसर से बीकानेर है, तो अमृतसर, तरन तारण, फरीदकोट, अबोहर से होते हुए राजस्थान की तरफ चला जाता है। तकरीबन 396 किलोमीटर की इसकी लेंथ बैठती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, आपको कंफ्यूजन ना हो। तो अगर सिर्फ पंजाब को स्पेसिफिक लॉन्ग स्ट्रेच में पूछा जाए तो आपके पास NH15 है, क्योंकि NH44 जो हरियाणा आपके पंजाब से होकर गुजरता है, इसकी तकरीबन जो लेंथ है वो 250 किलोमीटर के आसपास बैठती है। ठीक है, तो इट इज शॉर्टर देन दिस NH15। ठीक है, तो पेपर में कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन पूछा कि लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे पासिंग थ्रू पंजाब, पास करने वाला तो NH44 पूरे भारत का लॉन्गेस्ट है। कंफ्यूजन है स्ट्रेच का, देखे थे कि किस नेशनल हाईवे का स्ट्रेच सबसे ज्यादा पंजाब में, तो आंसर क्या हो जाएगा NH15। अमृतसर से बीकानेर है ये। द पंजाब इज इन पंजाब द मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर्स कैन बी 18। अभी देखते हैं कैसे हो सकता है। ठीक है, आपको ना दो चीजें पता होनी चाहिए। इसको हम लिखते हैं 17+1। तो 17 को हम बोल देंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, और एक आपका क्या होगा, मुख्यमंत्री, दैट इज चीफ मिनिस्टर। और इसको निकालने का तरीका है क्या है, 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली के जितने भी मेंबर हैं उसका 15% आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री होती है। अब पंजाब की काउंसिल में कितने हैं, 117 सीटें हैं, इसका 15% निकाल देते हैं तो इसका 15% तकरीबन 17.55 आता है। अब 17.5 बंदे तो नहीं हो सकते ना, तो 17 जमा 1 होता है, तो 17 काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री में जाता है, 1 आपका मुख्यमंत्री हो जाता है। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद रखना है कि 15% ही आपके पास टोटल स्ट्रेंथ होती है। तो आपके
पंजाब के अंदर जो नंबर ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 18 हो सकते हैं, ठीक है। महाराजा रंजीत सिंह एक्वायर्ड कोहिनूर डायमंड फ्रॉम, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, शाह सूजा से, ठीक है। शाह सूजा दुरानी जो कि उस समय अफगानिस्तान के राजा थे, इन्हें कश्मीर के राजाओं ने बंदी बना रखा था, तो उनकी वाइफ ने आके रंजीत सिंह जी से मदद मांगी थी, तो रंजीत सिंह जी ने उनसे बदले में कहा था कि कश्मीर को मैं एक्वायर करूंगा, प्लस मैं शाह सूजा को छुड़ाने के बदले में आपसे कोहिनूर लूंगा। तो कोहिनूर शाह सूजा जी से लिया गया था रंजीत सिंह जी के द्वारा। ये भारत से निकला है। नादिर शाह 1739 के अंदर करनाल के युद्ध के बाद इस हीरे को ईरान ले जाते हैं। जब नादिर शाह के मरने का समय आता है, हालात खराब होते हैं, तो वो अहमद शाह अब्दाली जो कि पहले दुर्रान यानी कि पहले किंग बनते अफगानिस्तान के, वो कोहिनूर उनको देते हैं। उनके एंसेस्टर्स के पास ये रहता है यानी कि शाह सूजा दुरानी के पास, और वहां से फिर ये भारत आता है, दैट इज टू द महाराजा रंजीत सिंह। फिर ये दिलीप सिंह के द्वारा रानी को गिफ्ट चला जाता है। वैसे तो उन्होंने दिया नहीं था, उन बच्चे को पता भी नहीं होता कि ये है क्या, इतनी बड़ी कीमत क्या चीज है, तो इट वॉज टेकन बैक टू द यूरोप, आज रानी के पास है, ठीक है। चलिए, द सोर्स ऑफ सतलुज कहां पर है, ठीक है, तो राक्षस ताल है। दो नदी, दो लेक्स हैं आपकी, मानसरोवर और राक्षस ताल, दोनों तिब्बत के अंदर है, तो दोनों बिल्कुल क्लोज हैं। एक से आपकी इंदस निकलती है, एक से आपकी सतलुज निकलती है, तो राक्षस लेक इज योर सतलुज का स्रोत है। चाइनीज ट्रेवलर ह्यूसेंग हैज रिटन एन अकाउंट ऑफ विच एंशिएंट टाउन ऑफ पंजाब, कि पंजाब के किस शहर के बारे में ह्यूसेंग ने लिखा था, तो इट वाज रिटन ऑफ सरहिंद, ठीक है, सरहिंद के बारे में इन्होंने मेंशन किया था ह्यूसेंग ने। Which of the following festival is celebrated to commemorate the establishment of खालसा by गुरु गोबिंद सिंह जी, तो खालसा के निर्माण में हम एक त्योहार सेलिब्रेट करते हैं जिसकी शुरुआत गुरु गोबिंद सिंह जी ने की थी, तो कहां से है? बैसाखी, केशगढ़ साहब से इसकी शुरुआत हुई थी, अनंतपुर साहिब, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है कि पंजाब इनमें से क्या प्रोड्यूस करता है। अब आपको नंबर्स पता होंगे तो अभी आप कर सकते हो ना कि कितने प्रतिशत क्या प्रोड्यूस करता है। तो पूरी दुनिया के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो 2% पूरी दुनिया का कॉटन, 2% वीट और 1% राइस अकेला पंजाब प्रोड्यूस कर देता है। तो बहुत बड़ी कैपेसिटी है, मैं पूरे ग्लोबल लेवल के हिसाब से देखता हूं, ठीक है। राजीव गांधी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी आपकी कहां पर लोकेट है? दैट इज इन पटियाला, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग मुगल सूबेदार्स ऑफ पंजाब, हमें सीक्वेंस निकालना कि कौन पहले है। तो सबसे पहले आपके अब्दुस समाद आए थे, फिर जाकरिया खान थे, फिर आपके याहिया खान थे, और फिर आपके पास मीर मानू, ठीक है। तो सीक्वेंस हो जाएगा BCDA, ठीक है। पंजाब टॉप्ड ऑल अदर स्टेट्स इन इंडिया इन द प्रोडक्शन ऑफ, भारत में अगर हम देखते हैं फलों की खेती के हिसाब से तो पंजाब का रैंक फर्स्ट आता है, किसके केस में? कीनू के केस में आता है, ठीक है। चलिए, दिस इज ऑल वी हैव फ्रॉम द पंजाब सेक्शन। बाकी सेक्शन के लिए आप जुड़े रहे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, क्लास, बाय बाय, टेक केयर। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? चलिए, इस बार सैटरडे मॉक टेस्ट में अपने जीके का सेक्शन देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस थे, क्या सॉल्यूशंस रहेंगे। सो लेट्स बिगिन। चलिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं अपने कि विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक सिस्टम इज आल्सो नोन एज कमांड इकोनॉमी, ठीक है। देखो, कमांड शब्द को पकड़ने की कोशिश करो, क्वेश्चन के अंदर जो मेन वर्ड है वो कमांड ही है आपके पास, ठीक है। कमांड का मतलब क्या होता है? कंट्रोल करना, किसी चीज के जो सिस्टम है उसको पूरी तरीके से अपने हिसाब से चलाना, ठीक है। अगर मैं जरा ध्यान से देखूं तो सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या थी? कमांड इकोनॉमी तो थी। रशिया ने जिस पैटर्न को फॉलो किया उसमें क्या था? जोसेफ स्टालिन, लेनिन क्या कर रहे हैं? एक ही तो बंदे क्या कर रहे हैं? पूरी की पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं ना, कि एवरीथिंग विल बी कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। एक एजेंसी या एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ही सारा कुछ, सारे रिसोर्सेज को कंट्रोल करेगी। तो कमांड इकोनॉमी का आपके पास क्या हो जाएगा? सोशलिस्ट। कैपिटलिस्ट तो ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे, ओपन कंपटीशन है यार, जो करना है करो। मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों आ जाएंगी, नन ऑफ दिस हो नहीं सकता। तो क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, थोड़ा सा अगर आप प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करेंगे तो आंसर इसका मिल सकता है, ठीक है। पेपर में अगर ऐसा कुछ नहीं भी पड़ा तो थोड़ा से क्वेश्चंस के सिस्टम को तोड़ने की कोशिश किया करो। सोशलिस्ट इकोनॉमी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आपके पास विच इज द सेकंड नियरेस्ट स्टार टू द सन आफ्टर अर्थ, टू द अर्थ आफ्टर सन। वो कहता है सन के बाद सबसे नियरेस्ट स्टार कौन सा है अर्थ पे? तो आंसर क्या है आपके पास? अल्फा सेंचुरी है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट, एस्ट्रॉइड रिवॉल्व्स अराउंड द सन बिटवीन द फॉलोइंग विच टू प्लैनेट्स। वो कहता है एस्ट्रॉइड बेल्ट जो आपकी है वो किन दो प्लैनेट्स के बीच में रिवॉल्व करती है? तो देखते हैं आंसर। आंसर क्या है? मार्स और जुपिटर। क्लास, आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इसके बाद आपकी एस्ट्रॉइड बेल्ट है, देन जुपिटर, यूरेनस, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो ये सीक्वेंस आप याद रखिए ताकि क्वेश्चंस आ जाते हैं। इनर प्लैनेट्स, आउटर प्लैनेट्स, ठीक है, सॉलिड प्लैनेट्स, जोवियल प्लैनेट्स, ये वर्ड्स इनके लिए यूज होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए,
नेक्स्ट, सती सिस्टम वाज अबॉलिश्ड बाय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 1828 के अंदर सती सिस्टम को बैन किया गया था। इट वाज डन बाय लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगर आपसे वैसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले सती प्रथा को किसने बंद किया था, तो आंसर आपके पास हो जाता है अल्फांसो डी एल्बुकेर्क। पोर्तुगीज के जो सेकंड राजा थे, उन्होंने गोवा के रीजन के अंदर 1510 के अराउंड सती सिस्टम को अबॉलिश करने की कोशिश की थी, लेकिन अपने रीजन में, सिर्फ पूरे भारत के लिए नहीं है ये, ठीक है। उसके बाद आपके अकबर ने भी इस मुहिम को चलाया था, जिन्होंने सती सिस्टम को बैन करने की कोशिश की थी, लेकिन इसका जो कानूनन जो रूप रंग है वो ब्रिटिशर्स ने दिया था 1828 में, और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो भारत के पहले गवर्नर जनरल भी बने, उन्होंने इसका किया था, ठीक है। सती सिस्टम के वन ऑफ द पायनियर्स आपके पास कौन थे? राजा राम मोहन राय। ये भी आपको कई बार पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इबादत खाना एट फतेहपुर सीकरी वॉज। वो कहता है कि इबादत खाने का मकसद क्या है। अगर हम इस शब्द को पढ़े, अगर हमने हिस्ट्री नहीं भी पढ़ी, इबादत मतलब प्रे करना, है ना। तो वो कहता है कि अब यहां पे देखो, तो यहां पे आपको दिख रहा है कहीं पर कि प्रेयर वर्ड से रिलेटेड कुछ दिख रहा है, तो ऐसा कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। द हॉल इन विच द अकबर डिस्कशन विद द स्कॉलर्स ऑफ द वेरियस रिलीजन्स। अब वो रिलीजन्स को जानने के लिए जब बात कर रहा है, ठीक है, तो उसकी बात हो रहा है, ठीक है। तो अकबर प्राइवेट चैम्बर नहीं है, कहीं इसको प्रेयर्स पे, चैम्बर्स पे ले जाओ। तो डिस्कशंस के लिए अकबर सारे धर्मों को, ज्ञान को जानना चाहते थे, तो हिंदू, मुस्लिम, ठीक है, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी, सब धर्मों के लोगों को उन्होंने अपने साथ रखा हुआ ताकि उनसे वो ज्ञान प्राप्त कर सके, ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक धर्म की फॉर्मुलेशन भी की थी, जिसे दिन्ने इलाही कहा जाता है। द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया वॉज। अब यहां भी बच्चे गलती करते हैं, लोगों को लगता है ब्रह्मो समाज पूछा है तो राजा राम मोहन राय इज राइट आंसर, लेकिन क्वेश्चन क्या है? ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। इट वाज स्टार्टेड बाय केशव चंद्र सेन, ठीक है। जब द्वारिकानाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को इससे बाहर निकाल दिया था, तो उन्होंने एक नए ब्रह्मो समाज का निर्माण किया था, जिसका नाम था ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। और द्वारिकानाथ टैगोर ने उस समय पर क्या बनाया था? आदि ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस छोटे छोटे हैं ब्रह्मो समाज के, आफ्टर मैथ्स के, ये प्लीज जरूर पढ़िए। चलिए, हु स्टार्टेड रैयतवारी सिस्टम। देखो, रैयत का मतलब होता है जो जोतता है, खेत को जोतने का काम जो करता है, रैयत, ठीक है। रॉयट वर्ड जो है, रॉयट हिंदी का शब्द है, जिसे ब्रिटिशर्स ने एज इट इज यूज किया, रॉयट वर्ड बना लिया उसको। रॉयटर होता है जो रॉयत, जोतने का काम करता है। तो रैयतवारी सिस्टम किसने स्टार्ट किया था? थॉमस मुनरो ने। इन्होंने ही इस सिस्टम का निर्माण किया था। इसको रिकार्डो की साइंटिफिक थ्योरी पर तैयार किया गया था। 30 साल के लिए लैंड की असेसमेंट की गई थी, ठीक है। डायरेक्ट इसके अंदर ब्रिटिशर्स और पीसेंट्स के बीच में ठेका था। 51% के आसपास इसका टैक्स पेमेंट बना करती थी, जो इसके अंदर रेवेन्यू सिस्टम था। अंडर विच आर्टिकल और आर्टिकल्स द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स, ठीक है। रिट का मतलब क्या होता है? ऑर्डर्स देना। अब कोर्ट ऑर्डर देती है कब? जब आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है। तो दो आपके आर्टिकल्स कौन से हैं? आर्टिकल 32 और 226। 32 को तो हम वैसे भी हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। डॉक्टर BR अंबेडकर साहब ने कहा था कि दिल, भारत का जो संविधान का जो दिल और आत्मा है, वो आपके पास कौन है? आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट है। 226 के तहत आपकी हाई कोर्ट है। जर्नली याद रखना क्लास, हाई कोर्ट के पास ज्यादा पावर्स हैं व्हेन इट कम्स टू द फंक्शनिंग ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन से पहले भी काम कर सकती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट उसके वायलेशन होने के बाद ही काम करती है, ठीक है। तो हाई कोर्ट हैज मोर पावर्स। Which of the following majority is required to pass the motion of removal of vice president? वाइस प्रेसिडेंट को अगर लोकसभा से हटाना है तो क्या होगा? सिंपल मेजोरिटी है। इनका प्रोसेस कभी भी लोकसभा से स्टार्ट नहीं होता क्लास, स्टार्ट हमेशा राज्यसभा से होता है, जहां पे स्पेशल मेजोरिटी 2/3 चाहिए होती है। लेकिन जब वो पास हो जाती है, लोकसभा के पास आता है, तो लोकसभा सिर्फ उसको सिंपल मेजोरिटी यानी 50% वोट से क्या करती है? पास। नेक्स्ट, विच सुप्रीम कोर्ट जजमेंट डिस्क्राइब द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बेसिक स्ट्रक्चर की बात आपके पास कहां हुई थी? केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। आर्टिकल 26 में इसका बड़ा मुहिम रहा था आपके पास। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, इसको बेस बनाया गया था, तो आपको इसको पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल नॉलेज के लिए पढ़िए, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतना ही था, लेकिन इसको और डिटेल में पढ़िए, आपको मजा आएगा। What is the minimum age that has been prescribed for the appointment of a judge of Supreme Court? वो कहता है सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए आपकी क्या एज लिमिट है? तो कोई एज लिमिट नहीं है। 3 क्राइटेरियाज होते हैं, या तो आप हाई कोर्ट के जज रहे हो 5 साल, हाई कोर्ट के एडवोकेट रहे हो 10 साल, या आप डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हो, मतलब आपको ज्ञान है, ठीक है, लॉ का या उससे रिलेटेड काम का। तो अगर आप प्रेसिडेंट को लगता है कि यार ये आदमी जज बनने लायक है, तो बना दिया जाएगा, वेदर आपके पास डिग्री है या नहीं है, ठीक है। चलिए, टू होम द स्पीकर ऑफ द लोकसभा गिव्स द रेजिग्नेशन। अगर लोकसभा के स्पीकर को रेजिग्नेशन डालना है तो चिट्ठी कहां डाली जाएगी? आपके डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा के पास, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग?
आर्टिकल 79 डिफाइंस पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ दिस कंट्री, कि पार्लियामेंट है क्या आपके पास। तो कहता है कि पार्लियामेंट के अंदर सब कुछ है, सबसे पहले प्रेसिडेंट, फिर लोकसभा और फिर राज्यसभा, इसी से मिलकर पूरा देश चलता है। दे आर द लेजिस्लेटर एंड द एग्जीक्यूटिव बॉडीज ऑफ द नेशन। ठीक है, चलिए द नेशनल कंज्यूमर डे जो कि 24 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है, जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत बनाया गया था। इसमें करंट कुछ प्रोटेक्शन के अंदर कुछ चेंजेस किए गए थे, आपको बताना कि वो ईयर कौन सा है, तो दैट ईयर वाज 2019। करंट अफेयर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन याद रखना कि इसका जो अब मैस्केट है, यानी इसका जो सिंबल है, उसको नाम क्या दिया गया, जागृति। एक कन्या है जिसको, जैसे सुना ना एक लाइन सुनी होगी, जागो ग्राहक जागो, तो जागो से एक वर्ड होता है जो हम लोग सुनते हैं आम भाषा के अंदर, जागृति। तो जो भी फीमेल जो उसका सिंबल है, मास्केट है, वो आपके पास क्या कहला रही है, जागृति कहला रही है, याद रखना है आपको। गुड गवर्नेंस डे जो कि 25 दिसंबर को मनाया जाता है, ये किसके बर्थ डेट पर है, तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के उस पर है। इन्होंने बड़ी अच्छी लाइन कही थी कि सरकारें आएंगी सरकारें जाएंगी बट ये देश रहना चाहिए, है ना। तो ये लाइन बड़ी फेमस है, पंकज त्रिपाठी जिनका रोल प्ले करने जा रहे हैं आने वाले समय के अंदर, तो लेट्स होप कि बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी। द फर्स्ट सेट ऑफ इंडिजीनियस डेवलपमेंट नेक्स्ट जनरेशन AERV वाज इंडक्टेड इन द इंडियन आर्मी ऑन December 21। व्हाट इज इट, वो आपको AERV पूछ रहा है कि क्या है, तो आपके पास क्या है, आर्मर्ड रिकनसाइंस व्हीकल्स। आप लोगों ने एक न्यूज सुनी होगी कि तालिबान ने बहुत जल्दी अमेरिका के जाने के बाद अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया था 2021 के अंदर। कारण क्या था, उसका एक बड़ा रीजन था। उसमें रीजन यह था कि अमेरिका ने अपने बहुत से हथियार और व्हीकल्स वहीं छोड़ दिए थे। उनमें से एक था आपके पास ARV व्हीकल्स। बड़े हैवी व्हीकल्स होते हैं, बुलेट प्रूफ टाइप होते हैं, जल्दी से डैमेज नहीं होते हैं, फास्ट मूविंग होते हैं। तो तालिबान ने बहुत उसका यूज किया और जल्दी उन्होंने इस पर कामयाबी पा रही। चलिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस गाइडेड बैलिस्टिकल मिसाइल टेस्टेड सक्सेसफुली बाय DRDO ऑन December 22। 22 दिसंबर को DRDO द्वारा टेस्ट किए गए, परीक्षण किए गए सरफेस टू सरफेस, यानी जमीन से जमीन पर मार करने वाली जो बैलिस्टिकल शॉर्ट रेंज मिसाइल है, उसका नाम क्या है आपके पास, परले। ठीक है, तो कई बार ना बच्चे देखो वर्ड्स क्लोज हैं, परले प्रहार, तो हम गलतियां करते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, परले है। नेक्स्ट क्वेश्चन था नेशनल फार्म्स डे ऑन December 23, किसका बर्थ डेट होता है 23 दिसंबर को, तो भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे चौधरी चरण सिंह जी, उत्तर प्रदेश से थे, किसान नेता रहे हैं बहुत बड़े, इनके ही जन्म दिवस पर आपके देश में राष्ट्रीय किसान दिवस बनाया जाता है। विच कंट्री वॉन द सैफ अंडर-19 विमेंस वर्ल्ड कप फुटबॉल चैंपियनशिप 22 दिसंबर, ढाका के अंदर, जो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन है, ठीक है, सार्क की टीमें खेला करती हैं। तो इस बार पहली बार हुआ था कि बांग्लादेश विमेंस टीम ने ये अंडर-19 जीता है, तो इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है, फर्स्ट टाइम हुआ है। इस बार एशियन चैंपियनशिप जो ट्रॉफी है हॉकी की, वो किस कंट्री ने होस्ट की थी, तो आंसर क्या है आपके पास, बांग्लादेश है, जिन्होंने इस बार का टूर्नामेंट आपके पास इस बार स्पॉन्सर किया है। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि कौन सी टीम जीती है। मैं कई बार क्वेश्चन छोड़ता हूं, आप लोग अटेम्प्ट नहीं करते हो, क्लास किया करो, इसी बहाने 2-4 चीजें और पढ़ लेते हो, है ना। अटेम्प्ट करो कि कौन सी टीम ने इस बार एशियन चैंपियनशिप हॉकी जीती है, जो बांग्लादेश में हुई थी। रोनाल्डो सिंह 20 साल के एक साइकिलिस्ट चैंपियनशिप है, ठीक है। आपको यह बताना है कि 22 जून को इन्होंने एक पहली बार हुआ था कि एशियन साइकिलिंग चैंपियनशिप में किसी भारतीय ने सिल्वर मेडल जीता था, ठीक है। तो आपको बताना है कि वो कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो ही बिलोंग्स टू मणिपुर, ठीक है। वेरी फेमस पर्सनैलिटी रोनाल्डो सिंह। कई लोग रोनाल्डो सिंह से पंजाब हरियाणा पे पहुंच जाएंगे, ध्यान रखना, भावनाओं में नहीं बहना है, आंसर कुछ और है, ठीक है। चलिए जी, एज पर द ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2022, ठीक है, रिलीज बाय द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट लंदन, विच इज द मोस्ट लिवेबल सिटी। अब मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान समझने में कुछ बेसिक समझाने लगा हूं। कई बार ना आपको ये पूछ लिया जाता है कि ये इंडेक्स दिया किसने है, जैसे यहां पे लिखा है ना, रिलीज्ड बाय इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। कई बार पेपर में ये भी आता है, वो पूछता है कि दुनिया में ऐसा कौन सा शहर है जहां बहुत लिवेबल है, मतलब जिंदगी जीने का मजा आ जाए जहां पर, ठीक है। तो आपको बताना है कि वो शहर कौन सा है। तो दुनिया का जो आर्किटेक्ट, म्यूजिक और कल्चर का हब है, दैट इज वियना, ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड, बहुत कल्चरली हेरिटेज पॉइंट व्यू से बहुत खूबसूरत शहर है, ठीक है, वियना। विच ग्रीक किंग ऑफ बैक्टीरिया इन्वेडेड इंडिया अबाउट 190 BC, तो आंसर क्या था, डेमेट्रियस वन, जो भारत आए थे पहले, ठीक है। और इनके बाद एक क्वेश्चन हो रहा है, मैं बताता हूं उसको। Who was founder of the गंगा डायनेस्टी, ठीक है, गंगा डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, कोंकणी वर्मन। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, एक बहुत बड़ा मंदिर है भारत के जो गंगा डायनेस्टी के लोगों ने बनवाया था। आपको आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सा मंदिर है जो गंगा
वंश के लोगों ने बनवाया है भारत के अंदर। क्वेश्चन आता है क्लास आर्किटेक्चर क्वेश्चन, जो हमारे कई बार पेपर में मंदिर पूछ लिए जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। चलिए, विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिश द स्पेशल प्रिविलेजेस ऑफ आईसीएस ऑफिसर्स एंड एम्पावर द पार्लियामेंट टू डिटरमाइन द सर्विसेज कंडीशन। जो इंडियन सिविल सर्विसेज हैं उनकी कुछ लिमिटेशंस डिसाइड की गई थी, ठीक है। उनकी जो पावर्स, जो स्पेशल प्रिविलेज थी वो पार्लियामेंट द्वारा छीनी गई थी, और मतलब उनको रेगुलेट किया गया था। अमेंडमेंट कौन सी है? 28th अमेंडमेंट एक्ट था 1972। रिसेंटली पंजाब हरियाणा के पेपर में क्वेश्चन आया था कि किस आर्टिकल के तहत आप किसी सिविल सर्वेंट को हटा सकते हो, लगा सकते हो, सस्पेंड कर सकते हो, टर्मिनेट कर सकते हो। तो आंसर याद रखना था 311 आर्टिकल था इसका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द कंसेप्ट ऑफ प्राइवी पर्स एंड द प्रिविलेजेस ऑफ द रूलर्स फॉर्म्ड बाय द इंडियन स्टेट्स वर टर्मिनेटेड थ्रू। जब भारत आजाद हुआ तो भारत की सियासतों को जब इकट्ठा किया गया तो भारत के राजाओं महाराजाओं को प्रॉमिस किया गया था कि आपको थोड़ा थोड़ा पैसा हम देते रहा करेंगे। प्राइवी पर्स वाला सिस्टम था, तो इसको इंदिरा गांधी जी ने खत्म किया था। बड़ा बोल्ड डिसीजन था। 26th अमेंडमेंट थी आपकी, ठीक है, जिसके तहत आपने ये प्राइवेट पर्स काउंसिल जो सिस्टम है इसको खत्म कर दिया था। बड़े राजा विद्रोह में आए थे इसके। नेक्स्ट, विच एक्ट अबॉलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ट्रांसफर द पावर ऑफ द गवर्नमेंट टेरिटरीज टू रेवेन्यूज टू द ब्रिटिश क्राउन। मैंने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि कब भारत के अंदर आपके अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म होता है और ये क्राउन रूल पे शुरू होता है। भारत में ना दो चीजें हैं, 1757 प्लासी से लेकर 1857 की क्रांति तक ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था, ठीक है, एक प्राइवेट कंपनी है। 1858 से लेकर 1947 अगले 90 साल तक जिनका राज था वो ब्रिटिश क्राउन था। तो एक्ट कौन सा हो जाएगा, यहां से आपको आइडिया हो गया होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 इज द राइट आंसर। The principle of diarchy was introduced in India by the British government through which act? Diarchy हो जाती है आपके पास डबल गवर्नमेंट, जहां पर एक ज्यादा पावरफुल है, दूसरे के पास पावर उसको ओवरराइड कर सकती है वो आपके पास। तो डायरकी सबसे पहले कब इंट्रोड्यूस हुई थी आपकी? 1919 के अंदर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। यहां पर आप ध्यान रखिएगा कि यहां पर स्टेट पर हुई थी, प्रोविंसेस पर लागू की गई थी। 1935 में डायरकी कहां पर इंट्रोड्यूस की गई थी आपके पास? टू हाउसेस का इंट्रोड्यूस कर दिए गए थे सेंटर में, बट वो कभी हो नहीं पाया था क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कभी प्रॉपरली लागू ही नहीं हुआ। चलिए, आपको बताना है कंसिडर द फॉलोइंग क्वेश्चंस कि राइबोजाइम, एक्टोबैक्टर और ब्लू ग्रीन एल्गी इनमें से कौन से बायो फर्टिलाइजर्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं? तो तीनों के तीनों आपके बायो फर्टिलाइजर्स हैं, ठीक है। वो कहता है कि रिसेंट टाइम्स द टर्म इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट वाज मेकिंग न्यूज। वो कहता है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, इस वर्ड को तोड़ो शायद पता लग जाए। हम क्रिकेट देखते हैं, सब्स्टिट्यूट प्लेयर यानी एक की जगह दूसरा आ गया, है ना। दिनेश कार्तिक इंजर्ड हुआ, ऋषभ पंत को कीपिंग दे दी, है ना, तो सब्स्टिट्यूट किया गया। अब देखो इसके हिसाब से क्वेश्चन को ढूंढते हैं। इट मींस दैट द कंट्री शुड अटेम्प्ट टू सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट व्हिच इज इंपोर्ट विद द लोकली प्रोड्यूस सब्स्टिट्यूट। वो कहता क्या हो सकता है ऐसा कि जो चीजें हम बाहर से मंगाते हैं उसको लोकल मेड चीजों से सब्स्टिट्यूट करें, ठीक है। दूसरा, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम द इंपोर्ट कंपटीशन। अगर मैं अपने भारत के लोगों के बनाई हुई चीजों की खपत शुरू कर देता हूं तो उनको भी बेनिफिट होगा, उनको पैसा मिलेगा। जो बाहर से चीजें भारत में आती हैं, हम लोगों को लगता है ब्रांडेड है, टैग वैग लगा हुआ तो बेटर होगी, है ना, तो दिमाग में है चीजें। उसकी वजह से होता क्या, एक जो इंडिजीनियस आदमी है, जो मतलब भारत में बनाने वाला व्यक्ति है, उसको तो उसके पैसे नहीं मिल पाते, वो बेचारा सफर करता है इस चीजों से, है ना। तो क्या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट इन दोनों वैलिड करते हैं? वैसे सुनने में लग रहा है दोनों करते हैं, और एक्चुअल में भी करते हैं। आपको याद रखना है दोनों सिस्टम ठीक है। थोड़ा ध्यान से वर्ड को समझते तो शायद आंसर मिल सकता है, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप हमने ज्वाइन कर सकते हैं इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल्स पे फॉर मोर अपडेट्स रिगार्डिंग योर एग्जाम्स, पेपर्स, notifications, और for more information you can contact us as well. Till then, अपने next section के लिए जुड़े रहिए। Till then, take care of yourself everybody. God bless you all. Bye bye. हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि हर वीक आपके लिए मॉक टेस्ट लाया जाता है, तो आज फिर से मैं आशीष आपके साथ यहाँ पे हाजिर हुआ हूँ, और इस मॉक में कौन कौन से क्वेश्चन थे, उसे कैसे टैकल करना है, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो चलिए क्लास, अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ वीकली मॉक टेस्ट के साथ, तो ये रहा सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, इन 1983 द पर्सन was the first to offer the definition of the term computer virus। जिसने सबसे पहले कंप्यूटर वायरस के बारे में बताया था, उस पर्सन के नाम के बारे में यहाँ पे आप लोगों से पूछा गया है। तो वो आप लोगों को यहाँ पे बताना है, मैकेफी, स्मिथ, चोहेन या फिर नॉर्टन।
आपको पता नोटरन तो एक एंटीवायरस कंपनी है, ये तो आंसर नहीं बनेगा। मैकेफी भी अपने आप में एंटीवायरस कंपनी है। स्मिथ या इसमें चौहान में ही आंसर बनेगा। तो आज का आंसर क्या बनेगा आपके पास? सी ऑप्शन जो बनेगा वो बिल्कुल सही है। चौहान जो था जिसने सबसे पहले आपको ये बताया था कि आपके पास कंप्यूटर वायरस क्या होता है, ठीक है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि कंप्यूटर वायरस सबसे पहले कहाँ पे बना था? ये बना था पाकिस्तान में। जिस कंप्यूटर का सबसे पहला वायरस था वो कहाँ पे बना था? वो बना था पाकिस्तान में। तो ये आपको याद रखना है कि इसका आंसर क्या आएगा? सी ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइस डज नॉट यूज एनी स्कैनिंग टेक्नोलॉजी टू रीड द यूजर डेटा? अब यहां भी ये नहीं पूछा कि कौन सा यूज होता है, यहां भी ये पूछा कि कौन सा यूज नहीं होता है। डज नॉट करके यहां पे पूछा गया है, तो नोट के सेंस में आपको बताना है कि कौन सा यूज नहीं होता है। अगर मैं बात करता हूं तो आप लोग देखिए, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन तो यूज होता है रीड करने के लिए। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर आंसर शीट को चेक करने के लिए भी यूज होता है। बार कोड रीडर ये भी स्कैन करने के लिए यूज होता है। तो आंसर क्या बना? माइक्रोफोन। माइक्रोफोन जो है बिल्कुल सही आंसर बनेगा, क्योंकि ये आपके पास यूज नहीं होता है स्कैनिंग के लिए। सो आंसर इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो ये रहा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर? अभी आपसे ये नहीं पूछा ब्राउजर कौन सा है। देखिए इस क्वेश्चन में काफी चीजों आपके नॉलेज को कंप्लीट चेक कर लिया जाता है कि ये बताइए कि कौन सा नहीं है। तो मतलब ये हुआ कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाकियों के बारे में नॉलेज होगा तभी तो आप एक चीज के बारे में बता पाएंगे कि ये चीज नहीं है। तो सबसे पहले अगर मैं देखता हूं क्रोम, बिल्कुल जी वो क्या है आपके पास? ब्राउजर है गूगल क्रोम के नाम से। अगला है इंटरनेट एक्सप्लोरर। आज की डेट में इंटरनेट एक्सप्लोरर भी यूज होता है, बट इसको रिप्लेस कर दिया गया है गूगल एज, क्रोम एज से, ठीक है ना। तो अब इसे एज के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखेंगे इंटरनेट एक्सप्लोरर अब किसके द्वारा रिप्लेस कर दिया गया है? एज के थ्रू। तो अगला है विंडोज। विंडो जो है ब्राउजर थोड़ी ना है। तो आंसर क्या बनेगा आपके पास? यहाँ पे सी ऑप्शन। आंसर क्या बनेगा? सी ऑप्शन। तो सी क्या है आपके पास? बिल्कुल सही यहाँ पे आंसर है। अगर मैं बात करूँ सफारी, तो सफारी एप्पल के जितने भी यूजर हैं, जैसे iOS जो यूज करते हैं, वो सारे के सारे डिफॉल्ट उनका जो ब्राउजर आता है वो कौन सा है? सफारी। तो होपफुली बात आपको पहले यहां तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, अगला क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ प्राइमरी मेमोरी? प्राइमरी का मतलब क्या होता है? जो आपके पास, आपको मालूम है दो टाइप की मेमोरी होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब जो होता है इनबिल्ड होती है, सेकेंडरी जो होती है उसका मतलब होता है जिसे निकाल के या फिर अलग तरीके से यूज किया जा सकता है, उठा के कहीं और पे रखा जा सकता है। तो दैट मीन्स एक ऐसी मेमोरी जो इनबिल्ड आ रही है उसको क्या बोला जाएगा? प्राइमरी मेमोरी यहाँ पे बोला जाएगा। तो मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप को निकाल के अलग से यूज किया जा सकता है, तो ये तो एक सेकेंडरी मेमोरी हो गई, तो आंसर नहीं बनेगा। अगला है आपके पास ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क का मतलब CD DVD, इसका भी यूज नहीं कर सकते आप यहाँ पे, क्योंकि ये भी निकाल के यूज किया जाता है। हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क को भी निकाल के यूज किया जाता है, तो ये भी आंसर नहीं बनेगा। अब सेमीकंडक्टर मेमोरी जो होती है, बिल्कुल ये क्या होती है? अपने आप में एक प्राइमरी मेमोरी की तरह ट्रीट किया जाता है, ये इनबिल्ड मेमोरी आती है। सो आंसर इज बी ऑप्शन। आंसर इज बी ऑप्शन। होपफुली बात आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हेन a formatted number does not fit within a cell in MS SS sheet displays। अब देखो यहाँ पे SS की बात करी है कि MS SS में कोई भी वैल्यू आप लोग डाल रहे हैं और वो परफेक्टली फिट नहीं होती है, तो इनमें से कौन सा एरर जो है आप लोगों को यहाँ पे शो किया जाता है। तो उस एरर की अगर मैं बात करता हूँ तो ये याद रखना है कि हैश 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 लिखा हुआ आपके पास आ जाता है, तो डायरेक्टली आप लोगों के पास ए जो है इसका आंसर बन जाएगा। हैश 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 जो है आ जाता है MS SS में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आगे है इन द फॉर्मूला इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट A1 कोलन B5 तक हाउ मेनी सेल आर इन देयर। तो इसमें कितने सेल हैं? अब आपके पास यहाँ पे मालूम है कि यहाँ से इस तरीके से सेल आपके पास होते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे लिखा हुआ था 1 2 3, ठीक है ना। ये सारे के सारे सेल होते हैं आपके पास। ठीक है, 1 2 3 4 और यहाँ पे लास्ट में 5 आएगा। और यहाँ पे कुछ A B C D
ई एफ। अब पूछा है A1 से B5 तक, तो A1 सेल से लेके B5 तक, A1 यहाँ से लेके यहाँ B5 तक कितने सेल बनेंगे, तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे पता चल रहा है कितने सेल आपके पास बनेंगे। यहाँ A1 सेल से लेके B5 सेल तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल आपके पास यहाँ पे 10 सेल जो है बनेंगे। इसका मीनिंग ये था कि यहाँ पे टोटल कितने सेल आपके पास होंगे A1 सेल से लेके B5 सेल तक, तो टोटल आपने काउंट करके देख लिया सेल कितने हैं, वो हैं 5। होपफुली बात आपको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, ये है अगला क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय एक्सेल। पहले ये वाइल्ड कार्ड क्या होता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए, फिर मैं आपको समझा दूं। वाइल्ड कार्ड का मतलब क्या होता है कि अगर मेरे को कोई भी चीज़ सर्च करनी है, तो कई बार क्या होता है कि मेरे को पूरा वर्ड याद नहीं, उसके कुछ वैल्यू याद है, हो सकता है उसका स्टार्टिंग का वैल्यू याद है, या फिर जैसे मेरे को ये याद करना है, मेरे पास 50 बंदे हैं, तो 50 बंदों में मेरे पास एक बंदे हैं जिनका नाम था राम, उसमें से 10 राम हैं, तो मेरे को एग्जैक्टली याद है कि उसका नाम तो नहीं है राम याद नहीं है, पर मेरे को उसका सरनेम याद है, राम कुमार लोहिया। तो मैं क्या करूंगा, लोहिया डाल के उसे सर्च करूंगा। तो फिर वाइल्ड कार्ड का मतलब है कि उस पर्टिकुलर चीज का यूज करके उस पर्टिकुलर चीज को सर्च किया जाए, ठीक है। तो मैं वाइल्ड कार्ड यहाँ पे यूज करूंगा, ये आपके पास एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट और एंगुलर ब्रैकेट बंद और एंड मैं यहाँ पे डाल के इसका क्या कर लूंगा, यूज कर लूंगा, ताकि उस पर्टिकुलर वर्ड को मैं यहाँ पे क्या कर लूँ, सर्च कर लूँ। तो ये इसका आंसर बनेगा आपके पास डी ऑप्शन। होपफुली बात आपको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, ये क्वेश्चन भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है विच फंक्शन विल बी यूज टू एंटर करंट टाइम एंड डेट इन वर्कशीट सेल। अब वर्कशीट सेल का मतलब है आपके पास MS एक्सेल में आप लोग यहाँ पे क्या लिखें ताकि आपके पास करंट टाइम भी आ जाए और आपके पास डेट भी आ जाए, दोनों चीजें आ जाएगी, टाइम भी डिस्प्ले हो जाए और डेट भी हो जाए। इज इक्वल टू करंट टाइम लिखना है, इज इक्वल टू टाइम, इज इक्वल टू नाउ, या ऑल ऑफ दिस। अगर आपको दोनों चीजें चाहिए तो इज इक्वल टू नाउ, इज इक्वल टू नाउ आप लोग लिखेंगे तो टाइम भी आ जाता है और डेट भी आ जाती है, और एंटर दबाते ही ये दोनों चीजें आ जाएंगी। तो आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए। होपफुली बात आपको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये रहा अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोसेसेस क्या होती हैं, ये पूछा गया है। सिंगल थ्रेड एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम इन द एग्जीक्यूशन, या फिर प्रोग्राम इन द मेमोरी, या फिर ऑल ऑफ अबव। तो अगर मैं बात करता हूं प्रोग्राम इन द एग्जीक्यूशन, बी ऑप्शन इसका यहाँ पे क्या बनेगा, आंसर बनेगा कि ये प्रोसेसेस क्या होती हैं, किसी भी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन करवानी है, कैसे करवानी है, कब होगा, क्या होगा, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे डिफाइन होती हैं। तो आंसर इज बी ऑप्शन। तो होपफुली पहले यहां तक सारी की सारी बातें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी। तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू क्लास। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि ज्ञानम आपके लिए हर हफ्ते एक मॉक टेस्ट लेके आता है, उसका वीडियो सॉल्यूशन भी हम आपके पास लेके आते हैं। तो आज मैं फिर से आशीष आपका यहाँ पे वेलकम करता हूँ, और रीजनिंग के जो सॉल्यूशन है उनको हम आपके साथ यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए क्लास तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेरी फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है उसको जरा हम समझते हैं। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास। अब आपके पास यहाँ पे मैं बात करता हूँ, अरेंज द गिवन वर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड चूज द वन दैट कम्स सेकंड। अब आपको यहाँ पे बताना है कि सेकंड प्लेस पे कौन सा वैल्यू आना है। यहाँ पे ये बताना है कि सेकंड प्लेस पे कौन सा वैल्यू आना है। अगर सेकंड प्लेस की अगर मैं बात करता हूँ तो इन चारों में से आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा ऑप्शन आएगा। तो अगर मैं बात करता हूँ आपके पास, यहाँ से ही देख लेते हैं आप लोग, HASTE हेस्ट पहला ऑप्शन आ गया। दूसरा है आपके पास ये HAPHAZARD, सेकंड है आपके, थर्ड है आपके पास होस्ट HOST, और फोर्थ है आपके पास हैंग। अब यहाँ पे ये नहीं बताना है कि नंबर 1 पे कौन आएगा, आपको ये बताना है कि नंबर 2 पे कौन आएगा। तो अगर डिक्शनरी ऑर्डर के अकॉर्डिंगली आप लोग इसे अरेंज करते हैं तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा वो समझते हैं। तो सब में सबसे पहले एक बात चेक करते हैं कि सब में सबसे पहले एक कॉमन चीज क्या है, एच 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 सभी में कॉमन है, तो इससे फैसला तो हो नहीं पाएगा, एच से तो कभी फैसला होगा नहीं। तो ऑब्वियस फैसला हमें किससे करना पड़ेगा, उससे नेक्स्ट से। उससे नेक्स्ट क्या है आपके पास, ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है, और ए यहाँ पे भी है।
तो एक बात तो हमें पता चल गई कि इन तीनों में से ही कोई एक जो होगा नंबर 1 पे रहेगा, बाकी कोई नंबर 1 पे नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ एस की, तो एस की अल्फाबेट पोजीशन जो होती है वो होती है 19, और पी की अगर बात करता हूँ तो पी की पोजीशन वैल्यू होती है 16, और एन की बात करता हूँ तो एन की पोजीशन वैल्यू होती है 14। तो अगर यहाँ पे चेक किया जाए तो सबसे पहले जो पोजीशन वैल्यू के अकॉर्डिंगली अगर मैं चेक करता हूँ तो हैंग जो है नंबर 1 पे आएगा। नंबर 1 पे क्या आएगा आपके पास? हैंग। नंबर 1 पे क्या आएगा? हैंग। और नंबर 2 पे आपके पास यहाँ पे क्या आएगा? 16। तो ये आपके पास एच ए पी एच ए जेड ए आर डी, ये आपके पास यहाँ नंबर 2 पे जो है यहाँ पे आ जाएगा। नंबर 2 पे अगर मैं बात करता हूँ तो ये आपका आंसर बन जाएगा। तो सेकंड जो है आपका यहाँ पे आंसर बन जाएगा बी ऑप्शन, क्योंकि इसने पूछा ही था कम फ्रॉम द सेकंड प्लेस। तो सेकंड प्लेस पे जो भी है आपका वैल्यू बताना था, तो इस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया, तो सेकंड पे ये आपका आंसर यहाँ पे बन गया। तो होपफुली बात आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से क्लियर हुई होगी। चलिए, तो इसके आगे अगर हम बात करते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो अपने आप में कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है? इन सर्टेन कोड 3 to 5 मींस प्ले विद टेक्ट। मैं लिख रहा हूं 3 to 5, प्ले विद टेक्ट। सेकंड है आपके पास 715। 715 इसका कोड क्या लिखा है? कोप विद स्ट्रेस, सॉरी। और आखिरी है 749, इसमें क्या है? स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं तो कोड किसका निकालना है? स्ट्रेन का कोड आपको निकालना है। कोड किसका निकालना है? स्ट्रेन का कोड हमें यहाँ पे निकालना है। स्ट्रेन आखिरी लाइन में, तो यहाँ पे स्ट्रेस है, यहाँ पे स्ट्रेस है, क्या कॉमन आ गया? साथ साथ कॉमन आ गया। तो अब आपको मालूम है कि यहाँ पे एंड कहीं और नहीं लिखा है, यहाँ पे क्या आएगा आपके पास? स्ट्रेन का कोड या तो 4 होगा या तो 9 होगा। तो आइदर 4 और 9 आपके पास आंसर बन जाएगा। तो आंसर इज ए ऑप्शन। ए ऑप्शन जो है फिर यहाँ पे आंसर बन जाएगा कि इन दोनों में से कोई भी आपके आंसर हो सकता है, हम लोग कंफर्म नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। अगले क्वेश्चन में सीरीज देखते हैं। एक सीरीज का ये क्वेश्चन है। तो सीरीज आपके पास यहाँ पे लिखी हुई है 3 1 7 3 13 7 21 15 31 31 क्वेश्चन मार्क। मैं क्वेश्चन मार्क तक ही लिखता हूँ, बाकी आपको मालूम है कि आगे हमारे पास सीरीज यहाँ पे लिखी हुई है। तो देखो, जब भी ऐसी सीरीज आ जाए तो इसमें घबराए नहीं, है ऑल्टरनेट सीरीज होने के बहुत से चांसेस यहाँ पे होते हैं। तो 1 से 4 के 1 से 7 के ऊपर जाने के लिए कितने ऐड हुए हैं? प्लस ऑफ 4 हुए हैं। अब 7 से 13 के ऊपर जाने के लिए कितने ऐड हुए हैं? अगर 7 से हम यहाँ 13 तक के ऊपर जाते हैं तो सबसे पहले हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि कितने ऐड आपके पास हुए हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ इस तरीके से, तो अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ तो यहाँ पे देखिए 7 से 13 के ऊपर कितने ऐड हुए हैं? प्लस ऑफ 6, आसानी से निकल रहा है। अब 13 से 21 के ऊपर अगर मैं जाता हूँ, ठीक है, 13 से 21 के ऊपर जाता हूँ तो कितने ऐड हुए हैं? 8। अब 21 से अगर मैं 31 के ऊपर जाता हूँ, कितने ऐड हुए हैं? 10। और आगे अगर 31 से यहाँ पे छोड़ के जाए तो कितने ऐड होंगे? 12। अगर 12 की अगर बात करता हूँ तो कितना है? 43 आपके पास यहाँ पे आंसर बन रहा है। नीचे का भी आप लोग चेक करके देख सकते हैं। यहाँ से यहाँ गए हैं, आपके पास 1 से 3 के ऊपर 2 ऐड हुए हैं। यहाँ से यहाँ कितने ऐड हुए हैं? 4। यहाँ से यहाँ कितने ऐड हुए हैं? 8। और यहाँ से यहाँ कितने हुए हैं? 16। फिर सीरीज आपके पास बन रही है, डबल सीरीज इसे बोला जाता है। अगर मैं बात करता हूं तो ऑल्टरनेट सीरीज के नाम से भी आप लोग इसे जान लेते हैं। तो आंसर इज 43। डी फॉर दिल्ली आपका यहाँ पे आंसर बन जाएगा। 43 आपका आंसर है। तो होपफुली बात ये भी क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। फाइंड द मिसिंग सीरीज। ये स्मॉल अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये देखते हैं। तो जितना भी है, जो भी वैल्यू से लिख लेंगे, डैश ओ पी डैश एम ओ डैश एन डैश डैश पी एन एम ओ पी डैश। अब देखो, सबसे पहले सीरीज आप लोगों ने यहाँ पे लिख ली और काउंटिंग आप लोग यहाँ पे करेंगे
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अगर 16 है तो 16 में पेयर बनाएंगे तो सबसे पहला बनता है 2 इंटू 8 का पेयर बनता है, दूसरा पेयर बनता है 4 इंटू 4 का, और उसके बाद आपके पास 8 इंटू 2 का पेयर यहाँ पे बनता है। तो अगर मैं बात करता हूं तो पेयरिंग में सबसे छोटा पेयर तो आप लोग यहाँ पे बनाते नहीं है यूजुअली। अब 4 इंटू 4 का पेयर आपको पहले बना के चेक करना है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4 और लास्ट में भी 4 आपके पास यहाँ पे आ गया। तो पहले 4 4 का पेयर हम लोग यहाँ पे चेक करें। देखो डैश पता नहीं है, एम है, यहाँ पे भी एम है, तो यहाँ पे भी एम फिल कर दो, यहाँ पे भी एम फिल कर दो। सेकंड लेटर है ओ, सेकंड लेटर है ओ, आगे भी ओ है तो सेकंड लेटर है ओ। थर्ड लेटर पी है, थर्ड लेटर पी है, थर्ड लेटर पी है, थर्ड लेटर पी है। आखिरी लेटर यहाँ पे एन है, एन है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, एन आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा, एन आएगा। स्मॉल अल्फाबेट सीरीज में अक्सर यही होता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर पहुंचने के बाद सीरीज अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट कर देती है। एम ओ पी एन, एम ओ पी एन, एम ओ पी एन, एम ओ पी एन आपके पास यहाँ पे बन गया। तो आंसर क्या बना यहाँ से, सबसे पहले एम, फिर बना एन, फिर बना पी, फिर बना एम ओ, फिर बना एन। अब यहाँ पे चेक करिए किस ऑप्शन में आंसर बन रहा है, एम एन पी एम ओ एन, ए ऑप्शन में ही आपके पास यहाँ पे आंसर बन रहा है, ए ऑप्शन में ही यहाँ पे आंसर बन रहा है। तो होपफुली आपको ये बात अच्छे से यहाँ पे क्लियर है, ठीक है जी। चलिए ये और बी आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वो एनोलॉजी से लिया हुआ है। इन टाइप ऑफ क्वेश्चन टू वर्ड आर गिवन एंड अरेंज्ड, आपके पास यहाँ पे बताना है कि इसमें से कौन सा वर्ड आपके पास सेम रिलेशनशिप में है। तो एम्बैरेस, ह्यूमिलेट, एम्बैरेस का जो है यहाँ पे क्या है, ह्यूमिलेट की बात हुई है। तो एम्बैरेस से ह्यूमिलेट की अगर बात करता हूँ तो काइंड ऑफ सिनोनिमस, सिनोनिमस आपके पास यहाँ पे है। एम्बैरेस का जो सिनोनिमस होता है वो क्या होता है, ह्यूमिलेटर। तो इसी का डिफिकल्ट का पेनफुल, एनोय का एग्जास्परेट, एंड आपके पास सी जो में है गैम्बल, इन्वेस्टमेंट, एंड एम्बेल्स, पेक्यूलेट। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो सिनोनिमस जो है वो किसका है, यहाँ पे एनोय का एग्जास्परेट, ठीक है। एग्जास्परेट आपका जो है यहाँ पे आंसर बनेगा, जो एक सिनोनिमस आपके पास यहाँ पे गिवन है। तो होपफुली पहले ये भी आपको क्लियर है, तो बी ऑप्शन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, अगला क्वेश्चन फिर से है, सर्टेन वे में ग्रुप है जो डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप है। एक ओड वन आउट यहाँ पे निकालिए, ये निकालिए कि इनमें से सारे एक ऑर्डर को फॉलो कर रही हैं, जो ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा है वही आपका आंसर है। स्क्वायर, इंच, फुट, यार्ड या माइल। अगर इन तीनों की मैं बात करता हूं, अगर इन तीनों की मैं बात करता हूं तो ये एरिया के यूनिट है, ठीक है, यूनिट है किसी एरिया के, ठीक है। और माइल जो है वो तो डिस्टेंस में है, तो आंसर इज डी ऑप्शन। तो ये तीनों के तीनों एक पैटर्न फॉलो कर रही हैं, बट ये जो है वो उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है कि एरिया की बात हो रही है। अब माइल तो बहुत लंबा है, जितना मर्जी आप लोग चले जाइए, तो इस बिहाफ पे आंसर क्या दिया जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, अगला क्वेश्चन है, अ मैन इज फेसिंग साउथ, ही टर्न्ड 135 डिग्री एंड एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है दो तरीके से किया जा सकता है, एक तरफ लिखो क्लॉकवाइज, एक तरफ लिखो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अ मैन इज फेसिंग साउथ, सबसे पहले मैन जो है साउथ की तरफ फेस करके खड़ा है, मतलब इस तरीके से यहाँ पे यूं पे करके इसका फेसिंग, ठीक है। आगे है, ही टर्न सॉरी सॉरी 135 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज, 135 एंटी क्लॉक सा लिख लो, एंड 180 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 180 जो है 180 इस तरफ है, ठीक है। नाउ मैन इज फेसिंग विच डायरेक्शन। देखो पहले अगर साउथ जो था वो यहाँ पे है, ठीक है, साउथ जो था वो यहाँ पे है, तो ऊपर तुम्हारा क्या है, नॉर्थ है, इस तरफ तुम्हारा ईस्ट है, और इस तरफ तुम्हारा वेस्ट है। तो ये देखो पहले बंदा जो था साउथ की तरफ फेस था, अब 135 जो है एंटी क्लॉकवाइज घुमा था। तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है कि यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं बात करता हूँ तो 90 और यहाँ तक क्या होगा, तो मतलब कहीं यहाँ तक आपके पास 180 डिग्री उसने ट्रैवल, 135 डिग्री उसने ट्रैवल करा था। 135 डिग्री जब इसने यहाँ तक किया
फिर उसके बाद क्लॉकवाइज में 180 डिग्री यहां से वापस आया, तो 180 का मतलब था यहां से लेके यहां तक पहुंचा होगा वो। तो अब यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी डायरेक्शन थी, तो साउथ और वेस्ट में साउथ वेस्ट आता है। अब सिंपल आप लोगों ने यहाँ पे ये आंसर तो निकाल लिया, इसका शॉर्टकट क्या था कि बड़ी में से छोटी वैल्यू घटा दो, बड़ी में से छोटी वैल्यू घटा दो, 135 घटा दिया, आपके पास कितना बच गया था 45 डिग्री। तो साउथ से अगर क्लॉकवाइज 45 डिग्री पहुंचते बेटा, तभी भी आप लोग साउथ वेस्ट ही पहुंचते। तो आंसर इज आपके पास डी ऑप्शन, साउथ वेस्ट इज योर आंसर। तो होपफुली बात आपको अच्छे से क्लियर है। चलिए यहाँ पे माइनस किया था, मैं निशान लगा दूं आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके पास। अब अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ये ब्लड रिलेशन से लिया गया है। इस क्वेश्चन में देखते हैं, पॉइंटिंग टू अ गर्ल मोहन सेड। अब सबसे बड़ी बात है आप लोगों को यहाँ पे ये ऑलवेज चेक करना होता है कि स्पीकर कौन है। स्पीकर है मोहन सेड, मोहन बोलता है। मोहन ने क्या बोलता है, मोहन ने क्या बोला सबसे पहले कि शी। अब शी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉइंटिंग टू अ गर्ल, मतलब इस गर्ल को यहाँ पे शी जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। कि मतलब ये जो गर्ल जो है, गर्ल, शी इज द डॉटर ऑफ माय ग्रैंड फादर्स ओनली डॉटर इन लॉ। कि ये जो लड़की है मेरे ग्रैंडफादर की, मेरे ग्रैंडफादर का मतलब मेरे फादर आगे, उनके आगे क्या आगे, फादर आगे, उनके आगे फादर आएंगे तभी मेरे ग्रैंडफादर होंगे। माई ग्रैंड फादर ओनली डॉटर इन लॉ, तो ओनली डॉटर इन लॉ मेरे ग्रैंडफादर की डॉटर इन लॉ, मतलब मेरे ग्रैंडफादर की बहू, मतलब मेरी मम्मी, मतलब मेरी मम्मी की बेटी जो है वो कौन है, गर्ल है, ये बोला था। एक्चुअल में ये मोहन जो है अपनी ही सिस्टर की बात यहाँ पे कर रहा था। पूछा था हाउ मोहन इज रिलेटेड टू गर्ल। अब मोहन जो है वो उस लड़की का क्या लगता है, वो क्या लगता है, ब्रदर यहाँ पे लगता है। तो होपफुली बात आपको यहाँ पे क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूं, अगला क्वेश्चन जो है आपके पास रैंकिंग से है। इस रैंकिंग में देखते हैं, इन अ रो ऑफ चिल्ड्रन ए इज 13 फ्रॉम द लेफ्ट एंड डी इज 17 फ्रॉम द राइट। अब एक रो था, अब ए की जो आप बात है आपके पास 13 है और आपके पास डी जो है वो आपके पास 17 है, ये आपको गिवन था। इफ द दिस रो ए इज 11 फ्रॉम द राइट। अब ए जो है वो राइट साइड से कितना है, 11। if in this row a is 11 from the right, a जो है ये तो आपके पास लेफ्ट आ गया और ये क्या है आपके पास राइट आ गया, ठीक है। अब साफ तौर पे आपको एक बंदे की पोजीशन गिवन है, if a is 11 from the right and then what is the position of d from the left। अब a की पोजीशन आपको यहाँ पे गिवन है, तो आपके पास आप डायरेक्ट यहाँ से लगा सकते हैं कि टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। अब a की ही पोजीशन दो बारी गिवन हो गई, आपकी बारी 13 है, दूसरी बारी कितनी होगी 11 यहाँ पे हो गई, तो माइनस 1 आपके पास कितना आ गया 23। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बात निकाल ली कि टोटल कितने हैं 23। अब डी की भी अगर ऐसे ही निकालनी है मेरे को, तो डी की भी मैं इस तरीके से यहाँ पे निकाल सकता हूँ। तो टोटल अब मेरे पास यहाँ पे कितना है, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। टोटल कितना निकाल लिया मैंने, 23 बच्चे मेरे पास हैं और लेफ्ट साइड से हमें निकालना है राइट साइड से इसकी पोजीशन कितनी गिवन है 17 माइनस 1। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं तो ये लेफ्ट साइड से ऐसे बन गया 23 प्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू 17। तो इसे अगर आप सोल्व करते हैं, नहीं इज इक्वल टू नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, तो माइनस इज माइनस 17। तो अगर इसे सोल्व करते हैं तो लेफ्ट साइड से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। तो आंसर क्या बन जाएगा, बी ऑप्शन। आंसर क्या बन जाएगा, बी फॉर बॉम्बे, यहाँ पे आंसर बन जाएगा। होपफुली बात आपको अच्छे से क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये रहा अगला क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है वो कैलेंडर से लिया गया है। इस क्वेश्चन में लिखा है, मुस्कान वेंट टू द मूवी 9 days अगो, मतलब आज से 9 दिन पहले वो गई थी। शी गोज टू द मूवी ओनली ऑन अ थर्सडे, मतलब वो जब भी मूवी गई है वो कब गई है, थर्सडे वाले दिन गई है। व्हाट डे ऑफ द वीक इज टुडे, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं आज से 9 दिन पहले, मतलब आज से 9 दिन पहले आपके पास यहाँ पे मान लो थर्सडे, तो थर्सडे की अगर मैं बात करता हूं तो थर्सडे में कितने दिन ऐड करने हैं, 9 डेज बिफोर थी ना। तो अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, थर्सडे
प्लस 9 डे को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7 डे प्लस ऑफ 2 डे। तो एक बात तो कैंसिल है कि यहाँ थर्सडे थर्सडे तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्चुअल में बचा क्या थर्सडे। तो थर्सडे के बाद उसे 2 दिन जाना था, तो थर्सडे के बाद क्या आएगा फ्राइडे और यहाँ पे सैटरडे। तो आंसर इज सैटरडे। ठीक है, होपफुली बात क्लियर है, क्योंकि जो जब भी चली थी वो कब चली थी थर्सडे से, तो थर्सडे से 9 दिन पहले, तो 9 दिन मैंने ऐड कर दिया। अब मैंने क्या किया यहाँ पे ट्रिक लगाया कि इसको मैं तोड़ दूं, तो 9 को मैंने तोड़ कैसे दिया 7 प्लस 2 9, तो ये थर्सडे थर्सडे से चला था, तो एक थर्सडे भी आया होगा, तो उसके बीच में 2 दिन और भी तो ऐड करने पड़ेंगे क्योंकि 2 दिन बचे थे, तो जो अगले 2 दिन थे वो थे कौन फ्राइडे और सैटरडे, तो उस दिन था क्या आज का दिन है कौन सा, वो है आपके पास सैटरडे। दैट इज योर फाइनल आंसर, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ, अगला क्वेश्चन है ये आपके पास यहाँ पे, ये जो क्वेश्चन है वेन डायग्राम से, इस क्वेश्चन में क्या है, एंटी सोशल एलिमेंट्स पिक पॉकेट एंड ब्लैकमेलर। अगर मैं बात करता हूँ पहला तो गलत है, तीनों अलग अलग मतलब थोड़ा थोड़ा पार्ट तो नहीं है यहाँ पे। अब सेकंड भी, थर्ड और फोर्थ की अगर बात करता हूँ तो देखिए अब इसमें क्या लिया गया है आपके पास, पिक पॉकेट, सारे के सारे पिक पॉकेट जो है, कुछ पिक पॉकेट क्या होते हैं ब्लैकमेलर, पिक पॉकेट जो होते हैं वो क्या होते हैं ब्लैकमेलर, पर दोनों के दोनों ही क्या है आपके पास एंटी सोशल एलिमेंट, दोनों के दोनों क्या है एंटी सोशल एलिमेंट हैं, तो आंसर इज डी ऑप्शन। आंसर क्या बनेगा डी ऑप्शन, इसका परफेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, एक है तो रीजनिंग का ही बट एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन यहाँ पे है, जबकि यहाँ पे सबसे सारी चीजें बताई गई है कि मल्टीप्लाई का मीनिंग क्या है आपके पास ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर, वाई का मीनिंग क्या है ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, जेड का मीनिंग क्या है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और एम का मीनिंग क्या है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये वैल्यू आपके पास गिवन है 4 प्लस मल्टीप्लाई 5, 4 मल्टीप्लाई 5, मल्टीप्लाई का मीनिंग है ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर, तो यहां पे ठीक है, और आगे है y अभी रहने दो, और यहाँ पे है 6 मल्टीप्लाई बाई 7। तो बेटा यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या बन जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई बाई 5 का स्क्वायर, ठीक है ना, 4 का स्क्वायर प्लस ही आएगा, ये देखो ये प्लस लिखा हुआ है, प्लस 5 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, y वैसे रहने दो, 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, चलो जी 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, y वैसे ही है 36 और यहाँ पे 49। ठीक है जी, सबसे पहले आपने यहाँ पे एक इक्वेशन बना लिया, तो अगर मैं इसके बाद आगे बात करता हूं तो ये यहाँ तक तो सोल्व आप लोगों ने कर लिया। अब इसको आगे आप लोग चेक करते हैं कि पहले इसको सोल्व कर लीजिए, 5 6 11 1 और आपके पास 2 1 3 1 4 41, और यहाँ पे आपके पास y का भी मैं मीनिंग लिख रहा हूँ, y का क्या है, या आपके पास 9 और 6 15, 5 और 1 8 85। आप देख सकते हैं 9 और 6 15, 15 का 5 और एक यहाँ पे 5 3 8 85। अब यहाँ पे इस y का मीनिंग है क्या, y का मीनिंग है ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब 41 का स्क्वायर माइनस ऑफ बी का स्क्वायर है 85 का स्क्वायर। पहले तो होपफुली इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। अब अगर ये आपको क्लियर है तो एक मैथ की प्रॉपर्टी होती है ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, इसकी प्रॉपर्टी आपको मालूम है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, a प्लस ऑफ बी और a माइनस ऑफ बी, ये मैथ की प्रॉपर्टी से आप लोग कर सकते हैं a प्लस बी माइनस ऑफ a ब्रैकेट क्लोज करके a माइनस ऑफ b। अगर इस प्रॉपर्टी के सहारे चलेंगे तो ये b फॉर बॉम्बे आपका जो है बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा, कैलकुलेशन का पार्ट है वो कि आपका काम है। तो ये जो सिंबल थे, सिंबल के मीनिंग यहाँ पे आपके पास बताए गए हैं, उसी के सहारे इसको करना है, इस प्रॉपर्टी को लगाएंगे फिर आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, ये रहा अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है आपके पास, ये है आपके पास सिलोजिज्म से, तो सिलोजिज्म में देखते हैं क्या है, सम टाइगर आर लोइंग, सम टाइगर जो है, कुछ टाइगर क्या है आपके पास लोइन है, एंड सम लोइन आर रैबिट, सम लोइन क्या है रैबिट है,
एंड सम रैबिट आर हॉर्सेस, कुछ रैबिट क्या है, हॉर्सेस हैं। सबसे पहले सम टाइगर आर हॉर्सेस, टाइगर आर हॉर्सेस, टाइगर और हॉर्सेस के बीच में तो कोई रिलेशन नहीं है, पहला गलत। अगला सम रैबिट आर टाइगर, सम रैबिट आर टाइगर के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, गलत। सम हॉर्सेस आर लॉयंस, कुछ हॉर्सेस लॉयन है, ये भी गलत। आखिरी है ऑल हॉर्सेस आर, ये तो पहले ही है, ऑल का तो कोई भी यहाँ पे नहीं है, तो सारे के सारे क्या है यहाँ पे गलत है। तो आंसर क्या बनेगा, नन फॉलोज, क्योंकि आइदर यहाँ पे है ही नहीं, तो चेक क्या करें, ए ऑप्शन आपका आंसर बन जाएगा, नन फॉलोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन में देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या लिख रखा है। अगले क्वेश्चन में है अ टेलर हैड अ नंबर ऑफ शर्ट पीसेस टू कट फ्रॉम अ रोल, एक रोल है बड़ा सा जिससे कि टेलर को जो है 10 पीसेस यहाँ पे क्या करने हैं, काटने हैं, ठीक है, रोल से कट करने हैं फैब्रिक के लिए। ही कट ईच रोल इक्वल लेंथ इनटू 10 पीसेस, तो 10 पीस से वहां से वो निकालता है। ही कट in the rate of 45 cut a minute, how many roll would be cut in 24 minute, बोला कि एक मिनट में वो 24 कट लगा रहा है, तो आपके पास यहाँ पे हाउ मेनी रोल वुड बी कट इन 24 मिनट, 24 मिनट में वो कितने रोल इस तरीके के काट देगा। तो सबसे पहले बात आपको समझनी है कि 10 कट का मीनिंग क्या है। यहाँ पे आपके पास कट 10 पीस काटने हैं, 10 पीस का मतलब है 9 कट, 10 पीस का मतलब है 9 कट लगाएगा तभी 10 पीस निकलेंगे, क्योंकि रोल है, क्योंकि नीचे जो ऊपर वाला होगा तो 9 में पे काटने पे 10वां तो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा, तो 9 कट आप लोगों को यहाँ पे लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो टोटल आपके पास 10 पीस निकल के आ जाएंगे। अब निकालना क्या है, 45 कट आपको लगाने हैं, और कितने मिनट में, 24 मिनट में आपको ये करना है, और टोटल कट कितने हैं, 9, तो इसे काटेंगे 9 पंजे 45 और 120 आपके पास यहाँ पे रोल जो है वो 24 मिनट में काटे जा सकते हैं। 120 मिनट में 24 मिनट में 120 रोल जो है आप लोग यहाँ पे काट सकते हैं। तो होपफुली ये बात आपको क्लियर हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन जो है वो है आपके पास क्लॉक से, इस क्वेश्चन को जरा मीनिंग समझते हैं क्या लिखा है। एट व्हाट टाइम बिटवीन 9 o'clock एंड 10 o'clock, 9 से 10 बजे के बीच में, विल द हैंड ऑफ अ क्लॉक बी इन द स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, बट नॉट टुगेदर, स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए, सीधी रेखा में, कुछ इस तरीके से। चलो जी क्लास, ये आपने यहाँ पे बना लिया। अब बोला क्या है कि 9 से 10, मतलब यहाँ 9 से 10 के बीच में स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। इतने इतने टाइम के बीच में आपसे पूछा गया है कि स्ट्रेट लाइन बताइए। 9 से 10 के बीच में ही आपसे पूछा गया है कि स्ट्रेट लाइन कब आपके पास बनेगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ क्लास, जब भी आपके पास एक प्रॉपर्टी, मैंने आपको, अगर आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो यूट्यूब पे चेक करिएगा, मेरे उसके सोल्यूशन यहाँ पे पढ़े होंगे, मैंने क्लोक आपको पढ़ाया, इसकी प्रॉपर्टी मैंने करवाई है। एक छोटा सा फॉर्मूला होता है 60/11, तो मैं उसी फॉर्मूले के सहारे इसको करवा रहा हूँ, 60/11। अब स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है ये, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन। ऐसे आ सकता है, ऐसे आ सकता है, ऐसे आ सकता है, किसी भी तरीके से आपके पास स्ट्रेट लाइन जो है अकर हो सकता है। तो 60/11 से, तो सबसे पहले जो स्ट्रेट लाइन अकर किया गया था वो यहाँ पे किया गया था, तो इसको क्या मानते हैं आप लोग, बेस वैल्यू, ठीक है। अब बेस वैल्यू से हमें यहाँ पे किस टाइम तक चलना होता है, फर्स्ट टाइम तक, तो फर्स्ट टाइम क्या है, 9 बजे। तो यहाँ से काउंटिंग कैसे करते हैं ये सीखिए क्लास, ये सीखेंगे, 6 से काउंटिंग करते हुए तक जाना है 9 बजे तक, तो 6 से 1 2 3, फिर से देखिए काउंटिंग करना सबसे इंपॉर्टेंट है, 6 से लेके 9 तक काउंटिंग करनी है, पर काउंटिंग कैसे, 6 को एक नंबर नहीं देंगे, 6 को बेस वैल्यू मानते हैं, इसको 1 और इसको 2 और इसको 3, इनटू में 3, तो आपके पास अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं तो आपके पास 180/11, 180/11, तो इसका आंसर जो सॉल्व करके आएगा वो आएगा 16/4/11, 16/4/11 आपके पास आएगा। अब यहाँ पे ये देखना है, ये तो आंसर नहीं बनेगा आपके पास, ये भी आंसर नहीं बनेगा, इन दोनों में से है, पास्ट 10 नहीं हो सकता क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम लिया है, तो पास्ट 9 आपके पास आंसर आएगा, पास्ट 9 आपके पास आंसर आएगा, जो कि सी ऑप्शन आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा,
ठीक है, तो होपफुली पहले यहां तक भी सारी की सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हुई। तो चलिए, क्लास जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका ज्ञानम के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी मॉक टेस्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है, क्वांट के पार्ट का। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या बोला गया? द ग्रेटेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग 1657 एंड 2037 leaves remainder 6 and 5 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अगर हम बात करें कि उसने बोला कि रिमाइंडर क्या हो आपका 6 हो, सबसे पहले तो क्या करो, अगर हम चाहते हैं कि रिमाइंडर ना बचे तो इसमें से क्या करें, -6 कर दें। तो मतलब फर्स्ट नंबर आपके पास क्या होगा, 1651 होगा। ठीक है, क्या होगा, 1651 होगा। यहां से 5 सब्ट्रैक्ट कर दो तो मतलब सेकंड नंबर आपका 2032 होगा। कि ये वो नंबर हैं जो एग्जैक्ट डिवाइड होंगे, कंप्लीटली डिवाइड होंगे। देखो, अब सी और डी ऑप्शन का भी आपका आंसर हो नहीं सकता क्योंकि दोनों का यूनिट डिजिट क्या है, 5। तो इनके जो मल्टीपल्स होंगे तो उनका यूनिट डिजिट क्या होगा, या तो 0 होगा या 5 होगा। तो मतलब जिस नंबर के लास्ट में 0 हो या 5 हो वो तो इनसे डिवाइड हो सकता है, अदरवाइज बाकी कोई नंबर डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब अगर 123 की बात करें, अगर मैं देखो इसको ही डिवाइड करके देखूं 123 से, तो 832 मेरा अब 123 से तो डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक है, तो मतलब ये ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो गया। तो एक ही ऑप्शन बचा 127 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेट करने होते हैं ऐसे क्वेश्चनों में, क्योंकि अगर आप डिवाइड करके देखोगे तो बहुत टाइम लगेगा। क्या कह रहा था, एज ऑफ ए मैन इज 4 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। कि जो एक पर्सन की एज 4 टाइम्स है इसका अपने बेटे की एज का। अगर उसके बेटे की एज को मैक्स ले लेते हैं तो उसकी एज कितनी होगी, 4 होगी। क्या कह रहा है, 5 years ago द मैन वाज 9 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन वाज एट दैट टाइम। 5 years ago, ठीक है, 5 साल पहले वो कितना गुना है, उनका रेशो कितना है, 9:1 है। 5 साल पहले उनका रेशो कितना है, 9:1 है। देखो, इनके बीच का ये डिफरेंस कितना है, 8। इनके बीच का ये डिफरेंस कितना है, 3। तो इस डिफरेंस को सेम कर लो आप, ऊपर 3 से और नीचे वालों को 8 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 27 और ये 3। अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 32 और 8। तो देखो कितना इंक्रीज हो रहा है, 5 इंक्रीज हो रहा है। तो क्वेश्चन में भी तो उसने भी ये बोला था 5 years ago। तो एट प्रेजेंट उनकी एज क्या है, 32 और 8। द प्रेजेंट एज ऑफ द मैन, तो 32 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। आई होप क्लियर होगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए बी एंड सी आर 3 पार्टनर्स इन ए बिजनेस। इफ ट्वाइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू थ्राइस द कैपिटल ऑफ बी। क्या कह रहा है, ट्वाइस ऑफ ए इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ बी। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहां से ए और बी का रेशियो लूं तो ये 3:2 होगा। ये कितना होगा, 3:2 होगा। उसके बाद क्या कह रहे हैं, एंड कैपिटल ऑफ बी इज 4 टाइम्स ऑफ सी। कि जो बी का कैपिटल है वो 4 टाइम्स ऑफ सी है। तो यहीं से अगर मैं रेशो ले लूं, ये 1 है तो ये 4 होगा। तो अब देखो बी को सेम करने के लिए ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 6:4:1। तो टोटल कितना हो गया, 11। ठीक है, और ये किसके इक्वल है, 5940 के। 5940 डिवाइड बाय 11, तो पहले 5 पे डिवाइड करेगा, फिर 4 पे और फिर 0 पे। तो यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 540। और उसने सी का पूछा था जो कि 1 यूनिट ही है आपका, तो कितना आंसर हो जाएगा, 540 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, द एवरेज ऑफ 9 नंबर इज 11 इफ ईच ऑफ these 9 numbers is multiplied by 5। अगर आप हर नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो जो आपका एवरेज है वो भी 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो मतलब वो 55 हो जाएगा। एंड देन 5 इज एडेड टू ईच ऑफ these नंबर, तो इसमें भी 5 ऐड होगा। तो 55 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 60। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन सोल्ड 20 आर्टिकल्स फॉर 60 रुपीज and gained 20%।
हाउ मेनी आर्टिकल डिड ही सोल्ड फॉर द 60 रुपीज। देखो 20% प्रॉफिट मतलब 1/5 के 5 का आर्टिकल था तो 6 में सेल किया, तो प्राइस का रेशो आ गया मेरे पास। प्राइस का रेशो अगर 5:6 है तो क्वांटिटी का रेशो क्या होगा, 6:5 होगा। क्वांटिटी का रेशो क्या हो जाएगा, 6:5 हो जाएगा। ठीक है, तो 20 आर्टिकल सेल किए हैं, तो देखो सेल किए तो ये थे, तो ये 5 यूनिट की वैल्यू क्या है 20, तो कितना आ रहा है इंटू 4 हो रहा है, तो ये भी इंटू 4 होगा, तो 6 इंटू 4 24 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, प्राइस और क्वांटिटी दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉफीज आर परचेज एट द रेट ऑफ 8 for a rupee to gain 60% they must be sold at। देखो 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 3/5, तो यहां से अगर मैं प्राइस का रेशियो बनाऊं तो 5:8 होगा, तो क्वांटिटी का रेशियो क्या बन जाएगा आपका 8:5। ठीक है, तो 8 उसने परचेज किए तो सेल कितने करेगा, 5 सेल करेगा, 5 for a rupee। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद क्या कह रहे हैं, 12 मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 8 डेज। 12 आदमी किसी काम को 8 दिन में करते हैं, तो 12 इंटू 8 उन्होंने कितना वर्क किया, उन्होंने 96 वर्क किया। कितना वर्क किया 96। 3 डेज आफ्टर दे स्टार्ट द वर्क, 3 दिन उन्होंने काम शुरू किया, तो 12 इंटू 3 कितना वर्क कर दिया 63 वर्क कर दिया। 96 में से 36 कर दिया तो बचा कितना 60 वर्क बचा है। ठीक है, 3 मैन ज्वाइन और उसके बाद 3 आदमी और आ गए, तो ये 60 काम करने के लिए 5 आदमी है, तो ये कितने दिन में कर देंगे 4 दिन में कर देंगे, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रेन 300 मीटर लॉन्ग पास ए स्टैंडिंग मैन इन 15 सेकेंड, तो 300 डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम ये स्पीड होती है आपकी, तो ये आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। पर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो हम क्या करते हैं, इसको 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 18/5 से इसको 4 पे डिवाइड कर देगा, 18 इंटू 4 क्या हो जाएगा 72 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ द डायगोनल ऑफ टू स्क्वायर्स आर इन द रेशियो 2 and √5। देखो स्क्वायर का जो डायगोनल होता है ना वो √2a होता है। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट स्क्वायर की साइड की बात करूं तो ये 2 डिवाइड बाय √2 होगा, और सेकंड स्क्वायर की अगर मैं साइड की बात करूं तो ये 5/√2 होगा। ठीक है, अब इनका एरिया का रेशियो कैलकुलेट करना है, तो ये कितना हो जाएगा 4 डिवाइड बाय 2, रेशियो ये क्या हो जाएगा 25 डिवाइड बाय 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो 4:25, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखो अक्सर इन क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं, √2 को है ना सोल्व करना शुरू कर देते हैं कि भैया जब रेशियो लेना है तो डिवाइड से कैंसिल होगा ही, क्यों तो क्यों इसको कैंसिल करें या पहले सोल्व करें, तो बाद में कैंसिल तो होना ही है इसने। द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड दैट कैन बी प्लेस्ड इन ए रूम, तो मतलब डायगोनल 30 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर क्या होता है 576 प्लस 18 का स्क्वायर 324, तो ये कितना बन रहा है देखो 900 प्लस ठीक है 900, इनको ऐड करेंगे तो टोटल कितना आ गया √1800। ठीक है, अब इसमें से क्या बाहर आ रहा है आपका देखो, ठीक है 1800 हमारा बाहर आ रहा है, तो अगर इसकी अगर हम बात करें, इसको सिंपली मैं लिख सकता हूं 9 इंटू 2 इंटू 100। 9 किसका स्क्वायर है 3 का, 100 किसका स्क्वायर है 10 का, तो 10 इंटू 3 30 बाहर आ जाएगा आपका। ठीक है, कि 900 इंटू 2 इसको कर दिया और √2 अंदर आ जाएगा, तो 30 √2, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ प्रोपोर्शनल कैलकुलेट करना है, तो 0.2 डिवाइड बाय 0.12 इज इक्वल टू 0.3 डिवाइड बाय x। ठीक है, अब देखो अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू क्या है
0.12 इंटू 0.3 डिवाइड बाई 2 0.2। ठीक है, इसको सॉल्व करें, इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ये इसको डिवाइड करेगा 6 पे, 6 इंटू 3 18, तो 0.18 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर आने वाला है। तो मतलब ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, राजा covers a certain distance in 14 hours and 60 minutes, 14 hours and 40 minutes. He covers one half of the distance by the train at 60 km per hour and the rest half by road at 50 km per hour. The distance traveled by him. तो उसने जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया था वो कितना था। देखो, अगर टोटल डिस्टेंस आपका 2x है, अगर फर्स्ट हाफ x डिस्टेंस उसने 60 की स्पीड से कवर किया, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड टाइम होता है, तो बाकी उसने 50 की स्पीड से कवर किया, इक्वल टू टोटल टाइम। टोटल टाइम को करें, ये कितना आपका 40 डिवाइड बाय 60, तो ये 2/3, ये कितना हो जाएगा 14 इंटू 3 42 प्लस 2 44 डिवाइड बाय 3। अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लूं तो ये कितना हो जाएगा 300, तो ये बन जाएगा 5x प्लस 6x इज इक्वल टू 44 डिवाइड बाई 3 इसको डिवाइड कर रहा है कंप्लीटली 100 पे, तो 11x की वैल्यू क्या हो गई आपकी 44 इंटू 100। 11 इसको 4 पे डिवाइड कर देगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 400। तो क्या मतलब हाफ जो डिस्टेंस था वो 400 था, तो डबल कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, out of a sum of 625 a part was lent at 5% SI and the other at 10% SI. If the interest on the first part after 2 year मतलब 5 into 2 10% मिलेगा। फर्स्ट पार्ट पे इंटरेस्ट कितना मिला 5 into 2 10% इज इक्वल टू द इंटरेस्ट ऑन द सेकंड पार्ट आफ्टर 4 ईयर, और सेकंड पे कितना मिलेगा 10 into 4 40%। मतलब फर्स्ट पार्ट ए है तो ए 10% ऑफ ए इज इक्वल टू 40% ऑफ बी। ठीक है, ये सिंपल सी इक्वेशन बनेगी रेशियो बनाने के लिए, ये इसको 4 पे डिवाइड कर देगा। तो यहां से अगर मैं ए और बी का रेशियो कैलकुलेट करना चाहूं तो 4:1 मतलब टोटल कितना 5, और 5 किसके इक्वल है आपका 625 की, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 125 और 4 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 500। ठीक है, उसने पूछा क्या था द सेकंड पार्ट, तो देन सेकंड पार्ट आपका क्या है 125, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फ्रॉम द सैलरी ऑफ एन ऑफिसर 10% इज डिडक्टेड एज हाउस रेंट, 15% ऑफ द रेस्ट, कि अगर एक पर्सन की सैलरी इनिशियल सैलरी एक्स है, 10% खर्च हो गया तो बचा कितना 90% बचा उसके पास। चलो इसको यहां कर लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस अच्छे से मिल जाएगा, कि इनिशियल एक्स है तो 10% खर्च किया तो बचा कितना 90%, फिर 15% खर्च किया तो बचा कितना 85%, एंड 10% ऑफ द बैलेंस, और फिर दोबारा से कितना बचा उसके पास 90% बचा, और ये किसके इक्वल है 1377 के इक्वल है, ये किसके इक्वल है 1377 के इक्वल है। सोल्व करें, 0 से 0 कैंसिल हो रही है, 5 से डिवाइड करेंगे 17 और 5 इसको डिवाइड करेगा 20, 9 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं किस पे डिवाइड करेगा, पहले 1 पे डिवाइड कर रहे हैं 9, फिर डिवाइड करेगा 5 पे और फिर 3 पे 153, और 17 इंटू 9 क्या होता है 153, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2000 हो जाएगी, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए मिल्कमैन मिक्स वाटर इन प्योर मिल्क एंड सेल इट एट ए कॉस्ट प्राइस ऑफ द मिल्क। ठीक है, कि मिल्क के प्राइस के ऊपर वो उसको सेल कर रहे हैं, ठीक है, जितने में उसने उसकी दूध खरीदा था उतने पे वो उसको सेल कर रहे हैं। इफ ही मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 20%, इफ ही मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 20% और वो चाहता है कि उसको 20% का प्रॉफिट हो, इन व्हाट रेशियो डज ही मिक्स वाटर एंड द प्योर मिल्क। ठीक है, तो वो कितना मिक्स कर रहा है वो हमें इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, अगर हम बात करें कि मान लेते हैं कि 1 kg की कॉस्ट क्या है आपकी 100 रुपीज है। ठीक है,
अब 100 रुपीज के आर्टिकल को वो चाहता है कि 20% प्रॉफिट ले तो 120 में सेल करे। कितने में सेल करे? 120 में सेल करे। ठीक है, वो पानी, दूध में कुछ पानी मिलाता है और उसको कॉस्ट प्राइस पे ही सेल करता है। ठीक है, तो बात तो यहां से ये नहीं है, तो वो कह रहा है कि उसको सेलिंग प्राइस ही 100 रुपीज है हमारा। ठीक है, अब वो 100 रुपीज में ही सेल कर रहा है, बट इसमें कुछ पानी है, कुछ वाटर है, तो 20% की अगर फ्रैक्शन वैल्यू बनाते हैं तो 1/5। ठीक है, तो वो 5 में ही सेल कर रहा है और उसके ऊपर 1 का प्रॉफिट, तो मतलब सीपी वाली चीज क्या रही होगी? 1 रही होगी, और उसमें उसने मिक्सचर कितना किया होगा? 1 का किया होगा, तो 1:4 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा? आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद ओके, लास्ट क्वेश्चन था ये हमारा। आई होप सभी बच्चों को क्लियर होंगे ये क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच। Hello everybody, welcome to this session by Gyan. I am Piyush Sardana, your budding English language teacher. So guys, चेक करते हैं मॉक में क्या क्या अवेलेबल था। एक पैसेज था, महाभारत रिकॉर्ड है ह्यूमन बींग्स का जिनके पास ह्यूमन वीकनेसेस थी। सारी रामायणा एक आइडल आदमी की तारीफ में चल गई। जो भी अच्छाई संसार में थी वो राम में पिरोई गई थी, और यही आइडल प्रेजेंट करने के लिए वर्ल्ड को वाल्मीकि ने रामायणा लिखी थी। क्योंकि राम एक आइडल मैन है, सीता एक आइडल वुमेन थी, सारी की सारी रामायणा फील्ड थी बड़े आइडलाइज कैरेक्टर के साथ। भाई भी आइडल, सन भी, सब्जेक्ट्स भी और विलन भी आइडल। ऐसा नहीं था कि महाभारत में एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैरेक्टर्स नहीं थे, लेकिन ये दिखाते दिखाते कि वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, पोइट हमको भूलने नहीं देता था कि वो ऑर्डिनरी भी थे। राइट, फिर रामायणा प्रिंसिपली स्टोरी है एक आदमी की जिसमें बाकी कैरेक्टर्स तो बैकग्राउंड के तौर पे सर्व कर रहे हैं हीरो को रिलीफ पहुंचाने के। राम के साथ खड़ी है सीता, उनके पेरेंट्स भी हैं, उनके इन लॉज भी हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स का घर सिर्फ नाम का घर है। रिलेशंस की बात करें उनके इन लॉज के साथ हमको कुछ और सुनने को मिलता है, लेकिन यहां पर भी कैरेक्टर्स जो है स्केची रहते हैं। सीता फॉरेस्ट में जाती है राम के साथ, वापस आती हैं, प्रेग्नेंट हो जाती हैं और फाइनली स्वैलो की जाती है अर्थ के द्वारा, लेकिन हम एक भी प्रोटेस्ट नहीं सुनते हैं उनकी फादर से या उनके मदर से। कहता बताया गया है ऐसे कि जैसे सीता अनाथ हो। कहता महानता बताई गई है उनके फादर जनक के बारे में, लेकिन वो किसी काम की नहीं थी जब सीता को जरूरत थी। रामायणा क्या है? अ स्टोरी ऑफ आइडलाइज्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैरेक्टर्स। ये तो साफ पता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैरेक्टर्स की स्टोरी है। फॉलोड बाय रामायण एंड महाभारत कंट्रास्ट विद ईच अदर। एक में एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइडलाइज्ड कैरेक्टर्स थे और दूसरे में दोनों थे, ह्यूमन वीकनेस वाले भी थे। तो आंसर बिल्कुल सही। नेक्स्ट, राइटर कहता है कि जैसे सीता अनाथ थी, क्यों? सीता के पेरेंट्स चले गए थे चाइल्डहुड में, उसके रियल फादर जनक नहीं थे, कभी हेल्प थी हाँ तो नहीं आए, जब जरूरत थी तो कभी साथ के लिए नहीं आए थे। कैरेक्टर्स रामायण में राम के अलावा बड़े स्केची हैं क्योंकि वो बैकग्राउंड के तौर पे सर्व कर रहे थे। स्वैलो अप का मतलब ईटन अप हो जाएगा, क्योंकि सीज का मतलब कब्जा होता है, डाइजेस्ट का मतलब पचाना, और सक का मतलब होता है फोर्स लगाकर खींचना। फोर्सफुली सीता को नहीं लिया था। ऑपोजिट बताना है, द फैक्ट्स ऑफ द केस वर ऑब्सक्योर्ड। ऑब्सक्योर्ड आपके पास वर्ड दिया गया है, वो कह रहा है द फैक्ट्स ऑफ द केस वर ऑब्सक्योर्ड बाय द स्पीच ऑफ द डिफेंस काउंसिल। ऑब्सक्योर्ड का मतलब है छुपा के रखे थे, और इसका ऑपोजिट हो जाएगा क्लैरिफाइड। द प्रोफेसर हैड टू शेयर अ होटल रूम विद अ गैरुलस टैक्स कलेक्टर। अब उसको प्रोफेसर को बेचारे को होटल रूम शेयर करना पड़ गया था गैरुलस टैक्स कलेक्टर के साथ, तो जो बहुत बोलता था। गैरुलस जो बहुत बोलने वाला है, उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? जो टंग टाइड है पर्सन। नेक्स्ट, ही टोल्ड हर दैट ही हैड एवर सीन हर विद हिज माइंड्स आई। अब उसने बोला था कि मैंने तेरे को हर बार देखा था माइंड्स आई से, तो दिस इज नो एरर, एब्सोल्युटली करेक्ट। इट इज इन 1929 दैट वी फर्स्ट फ्लू। हम पहले उड़े थे, तो इट वाज इन 1929 हो जाएगा दैट वी फर्स्ट फ्लू देयर। शी डिसाइडेड शी वुड गेट दिस जॉब बाय हुक और बाय क्रुक। तो कहता है बाय कॉम्प्रोमाइजिंग और अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कॉम्प्रोमाइज करना है, या उसने ये वाला काम करना है कि वो इंप्रेस करे इंटरव्यूअर्स को, या बाय एनी मीन्स, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो। बाय ऑल मीन्स का मतलब होता है ये। The greater is the increase in population, the harder it is for people to find adequate housing. Harder बिल्कुल सही लगा है, क्योंकि जब डबल कंपैरिजन आ जाए, ग्रेटर हार्डर, पैरेलल केस आ जाए, तो यहां भी लगना है और यहां पर भी। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, एब्सोल्युटली करेक्ट, नो इंप्रूवमेंट। The world is full of people appallingly। अब ये आपको बनाना है रीअरेंजमेंट। तो वर्ल्ड इज फुल ऑफ पीपल appallingly, उसके बाद बोल रहा है फुल एंड दे आर टम्बलिंग ओवर ईच अदर। एक दूसरे के ऊपर टम्बल कर रहे हैं, इतना फुल हो गया है वर्ल्ड, है ना। अब देखो जरा, कहता देयर आर टू सॉल्यूशंस टू ओवरकम दीज डिसलाइक्स, मेक सेंस। वन इज दिस, इतना तो पता है, एक इसके पास है ना, एक सॉल्यूशन इसके बाद आएगा।
ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या है, अब मैंने ये लगा दिया P के बाद R, ठीक है, 1 इज दिस, पर यहां पे लिखा है अदरवाइज, तो इतना पता लग गया Q लास्ट में जाएगा क्योंकि एक सॉल्यूशन ये है दूसरा यहां है, तो Q के बाद 6 आएगा। लास्ट में Q कहां कहां है, इधर है और इधर है, ठीक है। S मोस्ट ऑफ द पीपल 1 डजंट नो, नहीं इतना तो पता है कि 1 के बाद P से स्टार्ट हो रहा है, तो P से स्टार्ट होकर Q पे एंड हो जाएगा, आंसर आपका A आ जाएगा। नेक्स्ट, डू यू वांट सम मोर स्वीट्स, आस्क्ड माय फ्रेंड्स, डू यू वांट सम मोर स्वीट्स। अब देखो आस्क्ड माय फ्रेंड है ना, मेरे से पूछ रहा है, माय फ्रेंड आस्क्ड मी इफ आई वांट, नहीं, इफ आई वांटेड होगा, सेड टू मी नहीं आएगा, आस्क्ड आएगा, वेदर आई वांटेड सम मोर स्वीट्स, यस, दैट नहीं लगता आस्क्ड के साथ, तो आंसर आ गया सी। द लेडी सेड दैट दे हैड बीन विटनेसिंग द प्रोग्राम, ये ऑलरेडी बना हुआ है, वी वर विटनेसिंग मेक सेंस, वी आर का नहीं बनता, हैड बीन, विटनेस्ड का भी नहीं बनता, हैड का भी नहीं बनता, आंसर ए। Yeah, thanks for watching. Stay blessed. Enjoy.